नमस्कार। आज हम विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण पढ़ेंगे। इस पाठ में जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पाठ है, दो प्रकार के परिवर्तन हमने सुने हैं बेटा, दैनिक जीवन में देखे हैं। 9th क्लास में भी हमने पढ़े थे कि कुछ इसमें पहले उदाहरण दे रखे हैं। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे की कील वगैरह को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, या फिर अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, भोजन का पाचन होता है, हम सांस लेते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन हमने पढ़े थे, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हमने पीछे पढ़े थे। भौतिक परिवर्तन में पहले वाले पदार्थों को दोबारा से आरंभिक अवस्था में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, वह भौतिक परिवर्तन होता है। जिसका उदाहरण सबसे पहले था बर्फ का पिघलना, जल का जलवाष्प बनना, और वापस से हम उसको जल भी बना सकते हैं जल वाष्प से, या पानी से हम जमा सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, इसमें परिवर्तन बेटा नए गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं तथा उन पदार्थों को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में होने वाली अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, एक तो अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया से पहले होते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ हम ये जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। सबसे आसान चीज ये इसने एक उदाहरण के द्वारा समझाई है। मैग्नीशियम रिबन को प्रयोगशाला में हम दहन करते हैं तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है सफेद रंग का, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और नीचे कुछ राख बनती है जिसको हम वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। ये केवल प्रयोगशाला में ही करने का है, इसको आप नहीं कर सकते घर पे। शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप में दिखाया गया है, 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लिया, रिबन मतलब तार होता है बेटा ये लंबा, और रेगमार से साफ कर लिया। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से गर्म करेंगे। लो के ऊपर रखेंगे ना तो ये जलने लगेगा। इससे जो राख बनती है उसको वाच ग्लास में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और इसे अपनी आंखों से दूर रखेंगे। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है उसका, और ये चमकदार लो के साथ जला था मैग्नीशियम रिबन। सफ़ेद चूर्ण जो हमने मिला यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। तो वायु में जो ऑक्सीजन उपस्थित थी और गर्म करने पर मैग्नीशियम ने उसके साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ठीक है बेटा। ये रासायनिक अभिक्रिया हम लैब में करते भी हैं। दूसरी जो क्रियाकलाप में दे रखी है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में दानेदार जस्ते के टुकड़े लीजिए और इसमें अम्ल मिलाएंगे। अम्ल कौन सा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। लेकिन सावधानी इसमें भी रखनी होती है कि अम्ल का इस्तेमाल वैसे नहीं करते, बहुत सावधानी से ही करते हैं।
अब इसमें देख बता रखा है, दानेदार जस्तों के पास कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती हुई दिखाई देती है हमें। उसमें क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में, जो जस्त है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन गैस का निकास होता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे दानेदार जस्त के टुकड़े सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी यही अभिक्रिया होती है। हाइड्रोजन गैस जो बाहर निकलती है ना, वो बुलबुले के रूप में निकलती हुई हमें दिखाई देती है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित परिवर्तन हम देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन पता है आपको, तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, ठोस, द्रव्य और गैस। उनमें से किसी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। गैस का निकास, जैसा कि हमने इस पहले वाले प्रयोग में देखा, हाइड्रोजन गैस का निकास हो रहा है ना, ये गैस का निकास हो सकता है। और तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन का मतलब इसके फ्लास्क के बाहर अगर देखेंगे तो ये गर्म हो जाएगी। ये हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, लेकिन ये जो अभिक्रिया हो रही है दानेदार जस्त के टुकड़े के साथ और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, उसमें तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान में परिवर्तन, तापमान का घटना या तापमान का बढ़ना, इस प्रकार हम इन, या तो ये चारों परिवर्तन हो सकते हैं, चारों में से कोई एक हो सकता है, कोई दो हो सकते हैं। तो ये परिवर्तन हम देख सकते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इसके बाद इसमें है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लिखेंगे तो पूरा एक ऐसे रूप में लिखा जाएगा, लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो वो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इसमें प्रतीकों और चिन्हों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण में। जैसा इसने दे रखा है, इसने बता रखा है, मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन। मैग्नीशियम हमने लिया था तार या रिबन, ऑक्सीजन जो वायु में उपस्थित थी, गर्म करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गई मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये एक रासायनिक समीकरण हो गया। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की बात है, तीर का जो निशान लगा हुआ है, इससे पहले वाले जो हैं इनको तो हम अभिकारक कहते हैं, और जो बाद में हमें मिलते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। इन्हें अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया बेटा। तो आगे जो चीज़ दे रखी है, इसमें जो अभिकारक होते हैं लिखते वक्त उनके बीच जमा का निशान लगाते हैं और उनको लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ लिखा जाता है तीर के निशान के लगा के। और जो आगे लिखेंगे उन्हें हम कहेंगे उत्पाद। उत्पाद अगर एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में भी हम तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, जैसा हमने संकेत और प्रतीकों की सहायता से लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और ऑक्सीजन का संकेत होता है O2, और तीर के निशान के बाद जो हमने लिखा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम जमा ऑक्सीजन तीर का निशान इज इक्वल टू MgO बन गया। अब इसमें देखेंगे कि तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है या असमान है, क्योंकि हमें परमाणुओं की संख्या समान रखनी है। हमने एक नियम पढ़ा था 9वीं क्लास में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यों का विनाश होता है परमाणुओं का, ना परमाणुओं का निर्माण होता है, वो एक से दूसरे में
बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम में भी ऐसा ही हम समीकरण लिखा है, लेकिन इसमें MgO जो लिखा है वहाँ पर एक समीकरण, एक ऑक्सीजन है, O2 में दो ऑक्सीजन है, ये असंतुलित है। इसको संतुलित करेंगे हम, संतुलित करेंगे। संतुलित समीकरण क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व है, ये दे रखा है इसमें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पहले भी कुल द्रव्यमान और बाद में भी कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अब प्रत्येक तत्व के जितने परमाणु पहले थे उतने ही बाद में भी रहते हैं। हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब ये कंकाली समीकरण क्या होता है, कंकाली समीकरण में हम ये बताते हैं कि कुल जितने भी उत्पाद और अभिकारक होते हैं उनको सारों की संख्या न लिख के केवल इतना बताते हैं कौन कौन से उत्पाद और कौन कौन से अभिकारक उसमें भाग ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे आपको आगे रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया पाठ में ही एक समीकरण लिखा जो हमने देखा था, जिंक और दानेदार जिंक था, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डाला था, जिंक सल्फेट बन गया था। वो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये H2SO4 में से SO4 टूट के जिंक के आगे जुड़ गया और H2 गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस O2। ये जिंक हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सल्फेट ग्रुप H2 से हट के जिंक पे जा जुड़ा और H2 अलग हो गई। ठीक है, आगे हम बताएंगे किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, लेकिन इसमें हमने देखा दोनों साइड बराबर है। दोनों साइड क्या बराबर है, जिंक उधर एक इधर भी एक, सल्फेट SO4 उधर एक सल्फेट इधर भी एक, H2 उधर दो इधर भी H2 दो। तो ये जो दोनों तरफ हैं अभिकारकों की संख्या और उत्पादों की संख्या इस सारणी में तुलना कर रखी है, इसमें दोनों साइड बराबर हैं, इसलिए यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा होता है बेटा, संतुलित रासायनिक समीकरण वो होता है जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के समान हो, ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं है तो हम उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसमें अगर कोई समीकरण संतुलित नहीं है तो हम उसको संतुलित करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, चारों ओर एक बक्सा बना लिया, ये हर एक जो हमने लिखा था उत्पाद उदाहरण दे रखा है इसने जंग लगने का, जो Fe है ये आयरन है, जल वाष्प की उपस्थिति में जंग में बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसमें Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4, ये जंग का फार्मूला है, और H2 हाइड्रोजन गैस है। अब हम इसमें देखेंगे दोनों तरफ के जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर नहीं है। तो पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ Fe एक है, हाइड्रोजन दो हैं, ऑक्सीजन एक है, लेकिन उत्पादों में तीन है, आयरन हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन चार है। तो इसको हम पहले एक चीज को एक तत्व को चुनते हैं, और जैसे इसने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन इधर एक है उधर चार है, तो ऑक्सीजन को चार गुना करना पड़ेगा। चार गुना करेंगे तो H2O में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको चार से गुना कर देंगे, फिर ये चार हो जाएगी, एक गुना चार, चार का गुणांक लगा के लिख दिया बेटा। इसके बाद देखो इसमें चार लगा दिया तो हाइड्रोजन चार दूनी आठ हो गए, उधर हाइड्रोजन दो ही दिखा रखे हैं राइट साइड में, तो उधर वाले H2 को भी हम चार से गुना करेंगे तो वो आठ हो जाएगा। प्रारंभ में
8 हाइड्रोजन दिखा रखे हैं और लास्ट में दिखा रखे हैं 2, तो उधर वाले को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब समीकरण ये बदल जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम Fe उधर एक है, बाद में Fe3 है, पहले Fe एक ही है और Fe3 का मतलब 3 आयरन के परमाणु। तो हम पहले वाले को 3 से गुणा कर देंगे संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। और इस प्रकार हम परिकलन करते हैं समीकरण में। जो तीर का निशान है इसके दोनों साइड परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी और इस प्रकार हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण बना देंगे, या इसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस प्रकार की विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हीट एंड ट्रायल का मतलब बार बार करके देखना। ठीक है, एक चीज इसमें हम और देखते हैं, जो भी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना भी जरूरी होता है। भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने पढ़े होंगी, ठोस, द्रव्य और गैस होती है। केवल वही चीजें हैं। जो ठोस है उसको हम एस से निरूपित करते हैं, ब्रैकेट में छोटा सा एस लगा दिया। एस का मतलब सॉलिड। अगर कोई द्रव्य है तो उसको हम एल लगाएंगे, एल का मतलब लिक्विड। अगर कोई गैसीय अवस्था में है उसमें के पीछे हम छोटा सा ब्रैकेट में जी लिख देंगे, जी का मतलब गैसीय अवस्था। चौथी जो बची ए क्यू, ए क्यू का मतलब एक्वस होता है और इसको जलीय विलयन कहते हैं। जब घोल के रूप में हमें कोई उत्पाद या अभिकारक मिलता है तो उसे हम एक्वस बोलेंगे। अब जो ये रासायनिक अभिक्रिया हमने संतुलित की थी इसको देखेंगे। Fe क्योंकि लोहा सॉलिड होता है, H2O ये गैस जल वाष्प के रूप में विद्यमान होती है ना वायु में, जल की मात्रा, उससे जंग लगता है। और Fe3O4 ये सॉलिड हो गया, ये जंग है, जंग तो सॉलिड होता है। और H2 ये 4H2 है, ये गैस के रूप में विद्यमान है। अब ये देखेंगे हम H2O के साथ हमने जल के साथ हमने गैस का निशान लगा रखा है। जी का निशान क्यों लगा रखा है? क्योंकि जल भाप के रूप में विद्यमान होती है। ठीक है, लगभग सभी में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वहीं बताना होता है। एक जो तीर का निशान है बेटा, इसके ऊपर या इसके नीचे हम वो परिस्थितियां लिखते हैं जिनमें वो अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे तापमान है, दाब है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे, रासायनिक अभिक्रिया को जल्दी करवा दे, इसको उत्प्रेरक कहते हैं। तो इनको हम तीर के निशान के ऊपर रखते हैं, जैसे इस अभिक्रिया में रखा हुआ है। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, 2H2 ये भी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। 340 ATM 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस इतने प्रेशर पे अगर इन दोनों चीज़ों को पास लेके आएंगे तो ये CH3OH लिक्विड बना देगा। CH3OH बन गया मिथेनॉल। लिक्विड का मतलब ये तरल रूप में हमें प्राप्त होगा। एक अभिक्रिया जो सबसे ज़्यादा हम जिसके बारे में पता करते हैं और होती भी है पौधों में, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प मिलके जल लेते हैं पौधे जड़ों से और कार्बन डाइऑक्साइड वायु से, फिर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। भोजन किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ये जल में घुलनशील या घोल बनता है, मिलता है हमें, इसलिए इसको AQ लिखते हैं। 6O2, 6O2 ये गैस ऑक्सीजन जो निकलती है ना, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है जलीय विलयन में, इसलिए इसको AQ लिखा हुआ है। ये उदाहरण दे रखे हैं कि परिस्थितियां कैसे दर्शाई जाती हैं। इसके बाद जो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखो, रासायनिक अभिक्रिया में कई बार एक अभिक्रिया जो होती है वो एकल उत्पाद से भी बनती है, एक या एक से अधिक उत्पाद भी बनाती है।
कई बार अभिकारक भी एक हो सकता है, अन्यथा दो या दो से अधिक अभिकारक भी हो सकते हैं जो मिलके एकल उत्पाद भी बनाते हैं या अलग अलग उत्पाद भी बनाते हैं। इन्हीं के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का बंटवारा किया गया है। पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा है संयोजन अभिक्रिया की, और ये इसका उदाहरण ऊपर दे रखा है। CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH2। ये एक्वस सॉल्यूशन लिख रखा है। तो ये समझ में आ गया आपको, जो परिस्थिति दे रखी है इसके, कौन सी अवस्था दे रखी है। एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, और ए क्यू का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ये बिना बुझा चूना होता है और ये हमें जल में मिलाने से बुझा हुआ चूना मिलता है। जो सफ़ेदी है ना, हम गर्म करते हैं सफ़ेदी, डालते हैं पानी में तो वो गर्म हो जाती है। ठीक है, ये उदाहरण भी दे रखा है। आप चूना करते हो ना, सफ़ेदी करते हो घरों में, वही है ये। जल के साथ केमिकल ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। तो ये गर्म हो जाता है, हम हाथ लगा के इसलिए देख रहे हैं कि इसका तापमान महसूस कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दे रखा है। इसने दे भी रखा है ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग हम दीवारों पर सफेदी के लिए करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, वो सॉलिड बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो सफेदी चिपक जाती है हमारे दीवारों पे, वो होती है ये। और H2O जल बन जाता है, वाष्प के रूप में जल फिर उड़ जाता है। दूसरी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस धुआं बन जाता है। तो कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये संयोजन दो या दो से अधिक अभिकारकों को जुड़ के एकल उत्पाद का निर्माण संयोजन कहलाता है। दूसरा क्या है? H2 और O2 ये मिलके H2O मतलब जल का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ये परिभाषा आपने याद करनी है। दो या दो से अधिक पदार्थों आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें एक प्रकार की दो अभिक्रिया और हमें याद करनी पड़ेंगी। एक तो ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया, एक ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ऊष्मा अक्षेपीय ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का बाहर निकलते ऊष्मा मुक्त होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा ऊर्जा भी मुक्त होती है उसे ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कौन सी होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा अंदर जाती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण दे रखे हैं। प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, जो LPG हमारे पास होती है ना, उसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होता है, CH4 गैस रूप में विद्यमान है। 2O2 ये भी गैस रूप में ऑक्सीजन विद्यमान होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है कोई भी वस्तु। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल वाष्प में मुक्त होते हैं। जमा ऊर्जा, ऊर्जा उसमें से मुक्त होती है। ऊर्जा का उपयोग क्या करते हैं? हम खाना बनाने में करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना उसको। तो ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। अब उदाहरण दे रखा है, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है हमारे, उसका श्वसन के द्वारा निकलती है। वो भोजन जो हमने खाया वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, वो ग्लूकोज ऑक्सीजन सांस के द्वारा अंदर जाके कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में टूट जाता है, और ATP हमें ग्लूकोज के टूटने से ATP मिलती है, जो हमें ऊर्जा के रूप में जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभिक्रिया उसके लिए दे रखी है। ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म में होता है, 6O2 ये भी एक्वस फॉर्म में होती है, 6
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्वस फॉर्म में, 6H2O लिक्विड फॉर्म में, जमा ऊर्जा। ऊर्जा हमें ATP की फॉर्म में मिलती है। एक दूसरी ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, जो साग सब्जी है वो कंपोस्ट बनती है, वो भी ऊष्मा शोषी, ऊष्मा अक्षेपी, जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, गर्म हो जाती है, गर्मी महसूस होती है हमें। ठीक है, तो ये ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये फेरस सल्फेट की अगले वाली अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूट जाना, एकल उत्पाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाए, एकल अभिकारक। इसने दे रखा है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है, परख नली को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, गैस निकल जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रयोगशाला में करते हैं इसको। वियोजन अभिक्रिया में जब हम देखते हैं बेटा, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल फेरस सल्फेट बन गई। फेरस सल्फेट को फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में तोड़ देते हैं गर्म करने पर। तो बीच में तीर के बीच में लिख रखी है ऊष्मा, इसका मतलब हम इसको गर्म करके तोड़ते हैं। अब आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक था ना, एकल अभिकारक, अभिकारक या अभिकर्मक एक ही बात है, ये टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बन जाता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन का मतलब एक चीज टूट के दो या दो से अधिक में बट गई। गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल जल का त्याग करता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत क्या होता है, फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। फेरस ऑक्साइड एस सॉलिड होता है। ठीक है, ये दोनों गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस होती है। अब ऊष्मा, इसमें ऊष्मा हम इसमें दे रहे हैं ऊष्मा, तो ये ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, अब ऊष्मीय वियोजन का एक और उदाहरण इसने दे रखा है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का फार्मूला PbNO3 इसको गर्म करते हैं तो लेड ऑक्साइड में PbO और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ये जल का विद्युत अपघटन दिखा रखा है इसमें। इसमें क्या करते हैं, जो बिजली के द्वारा, विद्युत के द्वारा जल को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित कर देना, जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, एक ये सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड हम रख देंगे तो वो उसका भी धूसर कलर का हो जाएगा। ठीक है, और इसको सूर्य का प्रकाश ऊपर रख रखा है बेटा, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। AgCl इज इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2, तो Ag और Cl में टूट गया है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड करता है ना, ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड भी करता है। तो हम अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा उसमें देते हैं, उसकी आवश्यकता होती है, अवशोषण करती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के पास चला जाए। ठीक है, तो इस अभिकारक टूट के कुछ हिस्सा उसका दूसरे अभिकारक के पास जुड़ जाता है। जैसे इसने उदाहरण दे रखा है, ये अपना परख नली में कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें हम लोहे की किले लटका देंगे, लोहे की किलो में भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। वो क्यों होती है, क्योंकि जो आयरन है वो हटा दिया जाता है और कॉपर उसके ऊपर, कॉपर उसके ऊपर कील के ऊपर चढ़ जाता है, आयरन सल्फेट बढ़ जाता है। ये उदाहरण दे रखे हैं इसमें। इसको हम कैसे बताएंगे कि लोहे की कील का रंग भूरा हो गया, कॉपर सल्फेट के विलयन में कुछ देर रखेंगे तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन पड़ गया।
तो क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर नीचे बैठ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, और फेरस सल्फेट के साथ जुड़ गया, जैसा इस अभिक्रिया में दिखा रखा है। Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu तलछट के रूप में नीचे बैठ जाएगा बेटा। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया या हटा दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु के द्वारा हटा दी जाती है। कम अभिक्रियाशील धातु को हटा देते हैं, अधिक अभिक्रियाशील उसके साथ जुड़ जाती है। दूसरा उदाहरण Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर। एक और उदाहरण इसमें दे रखा है लेड और कॉपर क्लोराइड का, ये Pb का मतलब लेड है, तो लेड क्लोराइड बन गया PbCl2 प्लस Cu, कॉपर तलछट के रूप में नीचे बैठ जाएगा। ये जिंक, लेड और कॉपर, जिंक है ये, जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील हैं, तो वो कॉपर को उसको यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। ठीक, एक अभिक्रिया और इसमें दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान से करनी पड़ेगी। सोडियम सल्फेट Na2SO4 को सोडियम सल्फेट कहते हैं, और बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम के साथ लगा हुआ सल्फेट बेरियम के साथ चला जाएगा और बेरियम के साथ लगा हुआ क्लोराइड सोडियम के साथ चला जाएगा। इस प्रकार दोनों में अदला बदली हो जाएगी और इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन आपस में होते हैं बेटा, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चार प्रकार की अभिक्रिया होगी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। दो प्रकार हमने इनके बीच में ही किए, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया और ऊष्मा अक्षेपीय अभिक्रिया। इसके बाद उपचयन और अपचयन, ये उपचयन और अपचयन क्या होती है, उपचयन और अपचयन एक उदाहरण दे के पहले हम देखते हैं। कॉपर का अगर चूर्ण लें और उसको हम गर्म करें तो वो कॉपर ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर को गर्म करेंगे ना, उस पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कॉपर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, Cu प्लस O गर्म करने पर 2CuO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो ये क्या हो जाएगा, सतह की जो काली परत थी वो भूरे रंग की हो जाएगी। इसमें हमने उल्टा ही वही चीज मिल जाएगी, कॉपर प्राप्त हो जाएगा, CuO प्लस H2, तापन का मतलब गर्म पड़ने पर Cu प्लस H2O। ठीक है, इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ी थी वो वापस से हाइड्रोजन के द्वारा हटा ली गई और कॉपर हमें उसी रूप में मिल जाएगा। अब ये ऑक्सीजन पहले इसमें जुड़ी, उसके बाद ऑक्सीजन इसमें से हट गई। ऑक्सीजन किसके द्वारा हटाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के द्वारा हटाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना, इसी को ध्यान में रखते हुए उपचयन और अपचयन दो प्रकार की अभिक्रियाओं में इनका विभाजन किया जाता है। अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसका उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन जुड़ गया मतलब उपचयन हो गया। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास, नुकसान या उसमें से निकल जाती है ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे उसका अपचयन हुआ है। बड़े ध्यान से, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ऑक्सीजन किसके द्वारा हटाई, हाइड्रोजन के द्वारा। अंग्रेजी में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का हटना कह लो या हाइड्रोजन का जुड़ना कह लो, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन को निकाल लेगा। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी तो उपचयन हो गया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक उसी समय अपचयित होता है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रिडोक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है,
जब किसी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हो तो उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखो, ये जो पहले ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी कॉपर के साथ वो हट गई, तो कॉपर का हो गया अपचयन क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन हट गई, और H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसको उपचयन कर देती है, उपचयित कर देती है। तो हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। और उदाहरण इसके हैं, जिंक ऑक्साइड है, ये सी डाल दिया, इसमें सी क्या होता है, चारकोल डाल दिया। जिंक ऑक्साइड, जिंक के अयस्क में से जिंक प्राप्त करने के लिए तो चारकोल ऑक्सीजन को हटा देता है, जिंक धातु हमें प्राप्त हो जाती है। ऑक्सीजन का हटना जिंक का अपचयन हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है। और अभिक्रिया मैंगनीज ऑक्साइड और HCl है, तो मैंगनीज के साथ क्लोराइड जुड़ गया और ऑक्सीजन H2O के साथ चली गई। मैंगनीज से ऑक्सीजन हट रही है, इसका मतलब इसका अपचयन हो रहा है, और H2 के साथ जुड़ रही है, इसका मतलब इसका उपचयन हो रहा है। तो ये अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तब हम कहेंगे उसका उपचयन हो गया। जब ऑक्सीजन का नुकसान हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो हम उसे अपचयन कहते हैं। दो छोटी चीजें इसमें और बच गई। एक तो हम दैनिक प्रभाव, दैनिक जीवन में देखते हैं जो अलग अलग अभिक्रियाओं के प्रभाव होते हैं, संक्षारण उसको हम बोलते हैं। संक्षारण क्या होता है, वैसे तो सिंपल फॉर्म है, संक्षारण का मतलब जंग लगना होता है। जंग लगना, जो भी पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कोई धातु या तो अम्ल, आर्द्रता माने नमी के संपर्क में आती है तो उसमें ऑक्सीकरण हो जाता है, उसकी ऊपरी परत का अक्षय हो जाता है, उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे हम लोहे को रख देते हैं, नमी या उसमें वायु की उपस्थिति में लोहे में जंग लग जाता है। चांदी में काले रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे में हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इन सभी अभिक्रियाओं को हम दैनिक जीवन में देखते हैं, इसी को संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। अन्य धातुओं में भी ऐसा ही होता है और लोहे में भी ऐसा ही होता है। तो इसको क्रिया को क्या कहेंगे, संक्षारण कहेंगे। संक्षारण से हानियां क्या क्या होती हैं, जंग लगने से क्या क्या नुकसान होते हैं। संक्षारण के कारण क्या होता है, कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे से बनी चीजों की बहुत हानि होती है। लोहे का जंग लगना या संक्षारण होना एक गंभीर समस्या है। अस्थीगत हो जाता है लोहा और उसको बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा लगता है। ठीक है, ये हम अगले पाठों में इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद एक चीज और है, विकृत गंधिता। विकृत का मतलब विषैली, गंधिता का मतलब स्मेल या गंध आना। तो जो कुछ पदार्थ, जैसे हम रात को कोई सब्जी गर्मी के मौसम में बाहर छोड़ देते हैं तो सुबह वो सब्जी अलग सी स्मेल की हो जाती है, खाने योग्य नहीं रहती, उसे विकृत गंधिता कहते हैं बेटा। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद या गंध बेकार हो जाता है, विकृत माने बेकार हो जाता है। उपचयित होने पर, उपचयित ये किसकी उपस्थिति में होगी, उपचयित वायु में ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन उससे जुड़ जाती है और उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, ये उपचयन हो गया। उपचयित होने पर तेल और वसा, तेल और वसा जो उसमें विद्यमान होते हैं विकृत गंधी हो जाते हैं, उनके स्वाद या गंध बदल जाते हैं। जो तैलीय वसायुक्त खाद्य सामग्री है ना, उनमें फिर क्या करते हैं, उपचयन रोका जाता है। उपचयन रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सी कारक मिलाते हैं जो ऑक्सीजन को उसके साथ मिलने ना दे, या वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखते हैं। ठीक है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखेंगे तो उपचयन की गति धीमी हो जाएगी। आपने देखा ना, चिप्स बनाने वाली थैली में, चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा के गैस जो भरी रहती है ऑक्सीजन नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस कम अभिक्रियाशील या बिना अभिक्रियाशील, अन अभिक्रियाशील गैस है। ठीक है, और जिससे वो चिप्स वगैरह अनअभिक्रियाशील रहें और खराब ना हो। तो ऑक्सीजन कम रहेगी तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन कम रहेगी तो वो उपचयित नहीं हो सकते और वो सही रहेंगे। तो ये हमने पाठ पढ़ा विकृत गंधिता और
संसारण इसमें अलग से याद करने पड़ेंगे। पाठ का नाम था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये पाठ हमारा पूरा हो गया, इसको आप याद करो।